हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक्चुअली में थे कौन? ये एक साइंटिस्ट थे। अगर आपने नाम पहले से सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक डिस्कवरी करी थी, तो यही इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। मतलब इनकी पूरी लाइफ के बारे में बहुत ब्रीफ में दे रखा है इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं। होमी जहांगीर भाभा वॉज born on October 30, 1909 in an illustrious family. illustrious family मतलब बहुत नामी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, with a long ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड सर्विस टू द कंट्री। तो इनकी जो फैमिली थी उसमें ट्रेडिशन था, मतलब ये प्रथा बनी थी कि वहाँ पे लर्निंग को बहुत महत्व देते थे और सभी इनके घर में पढ़े लिखे थे और कंट्री के लिए बहुत योगदान दिया था इनके जो भी घर में लोग थे उन्होंने। हिज फादर वॉज जहांगीर हॉरमुसजी भाभा, अ वेल नोन लॉयर, एंड मदर वॉज मेहरेन। तो इनकी मदर का नाम मेहरेन था और इनके फादर का नाम था हॉरमुसजी भाभा, और वो एक बहुत प्रसिद्ध लॉयर थे। ठीक है, लॉयर मतलब वकील थे। भाभा was exposed to fine arts, music and painting which shaped his artistic qualities. तो जो भाभा थे वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया एंड पेंटिंग हो गया। ठीक है, तो इनमें ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज थी, बहुत कलाकार थे ये। और भाभा वॉज एन इंटेलिजेंट, ये होशियार थे पहले से ही, हार्ड वर्किंग थे, सिंसियर स्टूडेंट थे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूलिंग, Bhaba's parents sent him to Cambridge University UK for higher education in mechanical engineering. तो इन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कहाँ से की थी? बाहर विदेश से की थी, यूके से। ठीक है, दे हैड ड्रीम्स ऑफ भाभा बिकमिंग अ सक्सेसफुल इंजीनियर। तो उनका तो ये सपना था कि ये जो है डॉक्टर होमी भाभा ये एक इंजीनियर बने। बट फिर क्या हुआ, 1928 में ही रोट टू हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी को एक लेटर लिखा। उस वक्त लेटर लिखते थे, मेल वगैरह कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने क्या लिखा, आई सीरियसली से टू यू दैट बिजनेस और जॉब्स एज एन इंजीनियर इज नॉट थिंक फॉर मी। तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया, मेंशन कर दिया उनकी जो प्रेफरेंस थी कि वो क्या चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग का जॉब मैं नहीं कर सकता। आई एम बर्निंग विद द डिजायर टू डू फिजिक्स। तो उनका मेन इंटरेस्ट किस में था? फिजिक्स में था। आई अर्नेस्टली इम्प्लोर यू टू लेट मी डू फिजिक्स। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। अर्नेस्टली मतलब बहुत सीरियसली, मैं बहुत डेस्परेट हूँ उस चीज को करने के लिए। तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे फिजिक्स की पढ़ाई करने दे। इन रिस्पॉन्स हिज फादर प्रॉमिस टू सपोर्ट हिम फॉर फर्दर स्टडीज इन फिजिक्स। तो उनके पिताजी ने उनको सपोर्ट करा कि ठीक है तुम फिजिक्स पढ़ो, प्रोवाइडेड ही कंप्लीटेड हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट एक शर्त है कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी पूरी करो। फिर क्या हुआ, 1930 में भाभा ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करी इन फर्स्ट क्लास, और वो फर्स्ट क्लास से पास हुए। और इनके फादर जो है उन्होंने अलाउ कर दिया उनको टू स्टे ऑन एट कैम्ब्रिज फॉर द डिग्री इन फिजिक्स। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है एक बाहर फॉरेन कंट्री में, तो वहां पे उन्होंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिस्पेक्ट भाभा हैड फॉर हिज पेरेंट्स टू परस्यू what they wanted him to do but not compromising on his passion for physics. तो भाभा जो है उन्होंने अपने फादर की रिस्पेक्ट करी और उन्होंने अपना जो इंजीनियरिंग का कोर्स है वो भी कंप्लीट करा, बट उन्होंने अपना पैशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। कॉम्प्रोमाइज मतलब उन्होंने अपने एक सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट जैसे कि उन्होंने अपना कोर्स भी किया और अपना फिजिक्स भी पूरा पढ़ाई करी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री इन 1932, जब उन्होंने अपना फिजिक्स का डिग्री कंप्लीट किया तो भाभा कंटिन्यूड हिज रिसर्च। फिर उन्होंने वो रिसर्च काम में चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और ही वर्क वेरी हार्ड एंड केम अप विद न्यू थ्योरीज इन फिजिक्स। और उन्होंने बहुत मेहनत करी और नई नई थ्योरीज के साथ आए लेके। दस इट वॉज नो सरप्राइज दैट एट द यंग एज ऑफ 31, मतलब सिर्फ वो 31 ईयर्स के थे, ही वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। तो वो एक वहाँ पे इलेक्शन होता है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, तो उसमें वो उनका इलेक्शन में हो गया था। भाभा रब्ड शोल्डर्स विद ग्रेट फिजिसिस्ट लाइक बोर, पॉली, डिरैक एंड अदर्स हु लेटर वॉन द नोबेल प्राइज। फिर बाद में उनको नोबेल प्राइज उन्होंने जीता।
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन ईयर 1939. अब क्या हुआ इस वक्त, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में हुआ था, 1939 में ये हो गया. एंड भाभा कुड नॉट गो बैक अब्रोड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, और वो वापस बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे. ही देन जॉइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इसलिए उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है वो ज्वाइन किया, हेडेड बाय सर सीवी रमन. आपने सर सीवी रमन का नाम अगर सुना हो तो ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे इंडिया के. देन ही सेट अप अ कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट, उन्होंने ये एक यूनिट रिसर्च की वो स्टार्ट करी. रमन हैड great admiration for Bhabha and at Nagpur Indian Academy meeting in 1941. तो सीवी रमन इनको बहुत लाइक करते थे क्योंकि वो हार्ड वर्किंग थे. While introducing Bhabha, he said Bhabha is a great lover of music, a gifted artist, a brilliant engineer and an outstanding scientist. तो उन्होंने इस तरह से उनको डिस्क्राइब किया था सीवी रमन ने. He is a modern equivalent of Leonardo da Vinci. जो लियोनार्डो डा विंची थे ये भी इस तरह से मल्टी टैलेंटेड थे और ये भी आर्ट, म्यूजिक और हर चीज में ये अपना हुनर शो कर चुके थे. इट वॉज फ्रॉम बैंगलोर इन 1944. भाभा रोट हिज हिस्टोरिकल लेटर टू द टाटा ट्रस्ट फॉर सपोर्ट इन सेटिंग अप अ सेंटर फॉर रिसर्च वर्क इन न्यूक्लियर साइंस which could play a central role in the development of nuclear energy. Based on this letter, Tata Trust supported him to set up a laboratory at Kenilworth, Bombay. Thus, Bhabha had converted the difficulty of not going back abroad to a great opportunity of setting up of front-ranking research facilities within the country. तो ये जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये बाहर नहीं जा पाए, तो इन्होंने अपनी डिफिकल्टी को किस चीज में कन्वर्ट कर लिया, इन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो इन्होंने इंडिया में रहते रहते ही एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर खोला. और इनको फंड कहाँ से मिला, पैसे कहाँ से मिले, इन्होंने जो टाटा ग्रुप था उस वक्त, टाटा ट्रस्ट था, वहां से इन्होंने हेल्प मांगी और इन्होंने अपनी जो ये करना चाहते थे वो उन्होंने बताया और इन्होंने एक न्यूक्लियर साइंस पे इस चीज पे रिसर्च करी और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया. सो दिस वाज अ चैप्टर अबाउट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, अ शॉर्ट autobiography. So I hope you understood this chapter. Thank you very much.